उसके अंदर वो क्लास में यहाँ पे मैंने वो क्लास मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने वॉइड मेन लिखा और उसके अंदर मैंने उस एसआई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे। क्या बनाया? ओबीजे, ठीक है। अभी सपोज मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे 1, ओबीजे 2, ऐसे मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए। तो इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ इंटीजर टाइप में प्रिंसिपल अमाउंट और फिर मैं लिखता हूँ इंटीजर टाइप में ड्यूरेशन, कितने साल के लिए मुझे पैसा रखना है, और फिर यहाँ मैं लिखता हूँ इंटीजर टाइप में रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या लिखता हूँ? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ मेरा वो स्टैटिक हो जाएगा। स्टैटिक अगर मैं इसको कर देता हूँ और फिर मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा और यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन खत्म हुआ। तो व्हाट विल हैपन इनसाइड रैम? व्हाट विल हैपन इनसाइड रैम? तो मेरा रैम में होगा क्या? रैम के अंदर S1 ऑब्जेक्ट जो है, ये मेरा S1 ऑब्जेक्ट के लिए मैं रैम बनाया हूँ, रैम की मेमोरी। तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट के लिए मेमोरी रिजर्व हो जाएगी। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट के लिए मेमोरी रिजर्व हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, ड्यूरेशन के लिए सॉरी, मेरे पास मेमोरी रिजर्व हो जाएगी, बराबर। कब? जब मैं ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आपको याद हो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट में क्या लिखा था, और पीछे जा रहा है वो, क्या लिखा है? ओनली वन कॉपी ऑफ द मेंबर इज शेयर्ड टू द एंटायर क्लास एंड शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, ठीक है। ये हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा भी है। तो मैं जस्ट उसको एक छोटा सा ब्रीफिंग कर रहा हूँ यहाँ पे वापस से, ताकि आपको याद आ जाए बिफोर स्टार्टिंग राइटिंग द एक्चुअल प्रोग्राम। तो मैं यहाँ पे रैम के अंदर मैंने S2 ऑब्जेक्ट के लिए मैंने फिर से बनाया। अब यहाँ पे भी मेरे पास ऑब्जेक्ट S2 नहीं, अरे मैं S2 क्यों लिख रहा हूँ? ऑब्जेक्ट वन है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट टू के लिए, ये ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी मैंने क्या बनाया? मेमोरी रिजर्व की जाएगी ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे ड्यूरेशन आएगा, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दिस? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने भी यही यूज़ करना है, इस ऑब्जेक्ट ने भी ये यूज़ करना है। तो सिंस रैम के अंदर इन दोनों के लिए सेपरेट मेमोरी बनाई गई है, प्रिंसिपल एंड ड्यूरेशन के लिए, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी है, बट रैम के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट की शेयर्ड मेमोरी रहेगी, जो ऑब्जेक्ट 1 भी यूज़ करेगा और ऑब्जेक्ट 2 भी यूज़ करेगा। समझा? क्लियर है? इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, अगर इसको 2 बाइट लग रहा है, इसको 2 बाइट लग रहा है, इसको 2 बाइट लग रहा है, पूरा क्लास को 6 बाइट्स ऑफ मेमोरी लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट 6 बाइट मेमोरी लेगा, ये ऑब्जेक्ट 6 बाइट मेमोरी लेगा। नॉर्मल हमारा ऐसा कंसेप्ट होता है। बट द सिनेरियो हियर इज दैट कि हमारा ये वेरिएबल स्टैटिक है, तो स्टैटिक होने से यहाँ पे 2 बाइट रिजर्व हो गई है, यहाँ 2 बाइट रिजर्व हो गई है, तो ऑब्वियसली मेरा ऑब्जेक्ट 1 विल टेक 4 बाइट्स ओनली, नॉट 6 बाइट, और ऑब्जेक्ट 2 विल ऑल्सो टेक 4 बाइट्स। और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट 2 भी 4 बाइट ले रहा है, तो फिर बचा क्या? ये जो 2 बाइट है, सिर्फ 2 बाइट्स, ये 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी जो दिख रही है शेयरिंग में जा रही है। तो दिस 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी शेयर्ड बाय ऑब्जेक्ट 1 ऑल्सो, ऑब्जेक्ट 2 ऑल्सो। समझा? तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं दोनों ऑब्जेक्ट को मिला के, पहले क्या हो रहा था? 6 + 6 12 हो रहा था, अब 4 + 4 8 + 2 हो रहा था, अब 10 हो रहा है। मेरा मेमोरी बच रहा है। अगर ऐसे ही 100 के लिए करूँगा तो ऑब्वियसली 100 के लिए अलग जाएगा, है ना। 100 के लिए कितना सारा मेमोरी बच जाएगा, मैंने ये कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो चलो, अब हम लोग, ये तो कंसेप्ट हुआ रैम का, रैम के अंदर क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें मैंने बताया।
अब थोड़ा प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। कल हमने डिस्कस कर चुके हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, है ना। तो iostream.h लिख रहे क्यों? क्योंकि वी आर राइटिंग द प्रोग्राम इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? चैट पे एवरीवन। सी आर जो है असील और कौन था, गौरी, गौरी सी आर लिंक वापस शेयर कर दो एक बार। ओके, सी प्लस प्लस में हम लोग इसको प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हैं और डेटा स्टैटिक डेटा मेंबर के ऊपर हमारा टॉपिक है आज का। आयोस्ट्रीम कोनियो डॉट एच लिया मैंने, आयोस्ट्रीम डॉट एच ले लिया मैंने, क्लास बनाया एस आई का, फिर उसके अंदर मैं फ्लोट प्रिंसिपल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डेटा टाइप प्रिंसिपल को फ्लोट लिया है। इंटीजर ड्यूरेशन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ड्यूरेशन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। क्यों मैं ऐसा ले रहा हूँ? इफ़ यू रिमेंबर, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? पी एन आर, है ना, पी एन आर डिवाइड बाय 100, पी एन आर डिवाइड बाय 100, वेयर दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड दिस इज ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, और ये क्या है मेरा? प्रिंसिपल अमाउंट, और ये क्या है मेरा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्टैटिक इंटीजर रेट ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक वॉइड गेट फंक्शन हम यूजर से मांगेंगे। ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ ना, जो आपको कुछ नया दिख रहा है, ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने गेट फंक्शन के अंदर मैंने सी आउट के थ्रू बता रहा हूँ कि भाई मैं गेट फंक्शन को बुला रहा हूँ, ठीक है, आई एम कॉलिंग गेट फंक्शन। फिर मैंने एंटर द प्रिंसिपल लिखा, प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा, सीन के थ्रू मैंने प्रिंसिपल अमाउंट मैंने मान लो कि डाला 25,000, 25,000। फिर उसके बाद एंड सी आउट किया, एंटर द ड्यूरेशन, फिर सीन किया, ड्यूरेशन सपोज मैंने डाला इनपुट लेते वक्त 5, ठीक है, मेरा गेट फंक्शन खत्म हो गया तो एक लाइन डाल दिया मैंने, फंक्शन खत्म, ठीक है। नाउ पुट फंक्शन स्टार्ट करेंगे, पुट फंक्शन स्टार्ट करेंगे। पुट फंक्शन में मैंने क्या लिया? पुट फंक्शन का एक लाइन लिख रहा हूँ कि बताने के लिए कि भाई ये पुट फंक्शन कॉल हुआ है। प्रिंसिपल इज, यहाँ पे क्या होगा, ये लिख कर आएगा द प्रिंसिपल इज, फिर यहाँ पे मेरा अमाउंट मेंशन आएगा 25,000 रुपीज़, ऐसा, ये रुपीज़ यहाँ से आया, और एक लाइन छोड़ देंगे हम लोग। एक लाइन छोड़ने के बाद ड्यूरेशन इज, अब ड्यूरेशन इज लिख कर आएगा, उसके सामने लिख कर आएगा 5 ईयर्स, ये ईयर्स मेरा यहाँ से आया, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में है वो। फिर एक लाइन छोड़ देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, क्या लिख कर आ रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अब इस वक्त के मुताबिक रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होगी? आपने इनपुट लिया है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट का? नहीं, है ना। तो हम इस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होगी? कोई बता पाएगा मेरे को? कल के सेशन में हुआ है, 0 रहेगी। क्यों रहेगी 0? बिकॉज एनी वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड but not initialized, it is automatically initialized to 0 when that variable is declared as static. अगर मैं ऐसा लिखता इंटीजर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा लिखता, तो दिस विल गिव मी गार्बेज वैल्यू, दिस विल गिव मी रैम के अंदर गार्बेज वैल्यू। बट व्हेन आई एम राइटिंग लाइक दिस, स्टैटिक इंटीजर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और इसके अंदर कोई वैल्यू दे नहीं रहे हैं, तो दिस विल गिव मी 0, इट इज इनिशियलाइज टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वो 0 हुआ, क्योंकि वैल्यू दिए नहीं है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये लाइन को थोड़ा इग्नोर करो, जो इतनी बड़ी लाइन आई है इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, यहाँ फॉर्मूला है, ओके, ये खत्म हो गया। उसके बाद मेरा क्लास भी खत्म हो गया, तो नोटिस करो वी हैव क्लोज द क्लास हियर, ठीक है, क्लास खत्म हो गई। अब आपने कोई चीज़ नहीं देखी, न्यू देखा यहाँ पे ये आपको याद आ रहा है कौन है ये? व्हाट इज दिस? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। जो भी चीज़ को अगर हमको रीडिफाइन करना है, वापस से उसको इनिशियलाइज करना है या डिफाइन करना है, वो चीज़ हम क्या करते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन के थ्रू क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था ना
कि इंजीनियर क्या करेगा, अगर 10 करोड़ की जनता का एसबीआई बैंक में अकाउंट है और अचानक से रात को 8 बजे बोला जा रहा है कि भाई 4% इंटरेस्ट रेट को अब बदल लो 10% इंटरेस्ट रेट में, तो वो सीधा प्रोग्राम को खंगालते नहीं बैठेगा, ढूंढते नहीं बैठेगा। क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर वही काम करने के लिए मदद करता है। क्लास के अंदर जाने से अच्छा भाई क्लास के बाहर ही लिख दो इंटीजर टाइप का, क्लास का नाम दे दो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से, वो वेरिएबल को सीधा ये वैल्यू दे दो, काम अपना आसान, एक लाइन में काम खत्म पूरे 10 करोड़ के कस्टमर का। समझे? प्रोग्राम को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सॉफ्टवेयर बना रहे हो। और ऑब्वियसली इतना बड़ा सॉफ्टवेयर अगर आपने बनाया है, बैंक वाला सॉफ्टवेयर जो कल मैं डिस्कस कर रहा था, तो छोटा मोटा सॉफ्टवेयर तो होगा भी नहीं। इट विल बी मोर देन 10,000 ऑफ लाइन ऑफ कोड। ठीक है, तो ये मेरा एसआई जो है मेरा इसलिए यूज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये एसआई नहीं, सॉरी, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मेरा इसलिए यूज हो रहा है। और हम इसको कहाँ लिख रहे हैं? वी आर राइटिंग आउटसाइड द क्लास। सी केयरफुली, वी आर राइटिंग आउटसाइड द क्लास। तो यहाँ पे थोड़ा पीछे जाते हैं थ्योरी में। थ्योरी में एक चीज देखो, यहाँ पे इंटीजर, क्लास का नाम, स्टैटिक वेरिएबल, तो वहाँ पे वही लिखा है ना, इंटीजर एसआई जो मेरा क्लास का नाम है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा स्टैटिक लिखकर, स्टैटिक वेरिएबल, सॉरी स्टैटिक यहाँ नहीं लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 10 ऐसा वहाँ लिखा है। मगर स्टैटिक कीवर्ड हम क्लास के अंदर लिखेंगे, याद रखना, इसको हम क्लास के अंदर लिखेंगे, स्टैटिक कीवर्ड क्लास के अंदर लिखेंगे। क्लियर है? तो लिखा है यहाँ, टाइप एंड द स्कोप ऑफ ईच स्टैटिक मेंबर मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। क्या लिखा है? मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। क्लियर है? तो ये लाइन यहाँ पे थी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, तो हमने उसको डिफाइन कर दिया आउटसाइड द क्लास। अब इसके अंदर जीरो नहीं है, अब इसके अंदर जीरो नहीं है, अब इसके अंदर 10 है, 10%। क्या है? 10%। ठीक है, अभी आते हैं यहाँ पे मेन फंक्शन पे आएंगे। मेन फंक्शन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। इसमें बस देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो इसको पहले मैं सारा रिलीज करता हूँ। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, S1 ऑब्जेक्ट, S1 ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी रिजर्व की जाएगी, फिर S2 ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी रिजर्व की जाएगी रैम के अंदर, फिर S2 ऑब्जेक्ट के लिए भी मेमोरी रिजर्व की जा रही है रैम के अंदर, है ना? ये S1 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ है। जैसे ही डिक्लेयर हुआ है तो डिक्लेरेशन में क्या बोला जाता है? क्लास के अंदर जितने वेरिएबल है उन सब की मेमोरी रिजर्व की जाती है। तो रैम के अंदर प्रिंसिपल की मेमोरी रिजर्व की जा रही है, यहाँ पे ड्यूरेशन की मेमोरी रिजर्व की जा रही है। तो वैसे ही S2 ऑब्जेक्ट के लिए भी प्रिंसिपल अमाउंट की मेमोरी रिजर्व की जा रही है, ड्यूरेशन अमाउंट की मेमोरी रिजर्व की जा रही है। व्हाट अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बाहर का है ना, अलग से, दैट इज शेयर्ड मेमोरी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी ऑफ शेयर्ड मेमोरी। तो S1 भी इसको शेयर करेगा, S2 भी इसको शेयर करेगा। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम इग्नोरिंग S2 का एग्जीक्यूशन। S2 का एग्जीक्यूशन हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्क्रीन में उतनी जगह नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि सर आप इसको टर्बो सी में क्यों नहीं करा रहे? कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया है कि सर प्रैक्टिकल भी कराते हैं, थ्योरी के अंदर प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल के अंदर थ्योरी होता है। टर्बो सी में मैं बोलूं, अगर इतना बड़ा प्रोग्राम मैं लिखूंगा कि टर्बो सी के स्क्रीन में तुमको दिखेगा इतना बड़ा प्रोग्राम? यस और नो बोलो। और जब फिर ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ, या आपको रैम के अंदर की फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ, इज इट पॉसिबल टू राइट मी ओवर कंसोल? कंसोल के ऊपर लिखना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। आई कैन नॉट राइट ओवर कंसोल। ये पीपीटी स्क्रीन के ऊपर मैं लिख सकता हूँ, कंसोल के ऊपर नहीं लिख सकता। यहाँ पे पूरा कोड आपके सामने नजर आ रहा है। कंसोल स्क्रीन में वो टर्बो सी का स्क्रीन वो पहले से इतना छोटा रहता है, वो ऊपर चला जाएगा फिर नीचे आएगा, हमें ऊपर नीचे खेलते बैठेंगे तो हमको आधे से ज़्यादा तो दिमाग के बाहर जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे मेरे को लग रहा है टर्बो सी में कराना है मैं टर्बो सी में कराऊंगा, जहाँ मेरे को लग रहा है पीपीटी में कराना है मैं पीपीटी में कराऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आपको समझाना इंपॉर्टेंट है। रैम के अंदर किस क्या हो रहा है वो हर किसी को नहीं पता होता है।
ओके 10 किताबें पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा क्या होगा, बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ती है। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, CLR SCR इज फॉर टू क्लियर द स्क्रीन, क्लियर द स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे आए, S1 डॉट गेट फंक्शन को कॉल किया, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन में एक एक करके बताता हूँ। S2 डॉट गेट फंक्शन कॉल हुआ, फिर एक और सी आउट है, ठीक है, ये सी आउट एक और है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे S1 डॉट पुट किया, फिर S2 डॉट पुट किया और गेट CH क्लोज। अब एक एक लाइन हम लोग है ना एग्जीक्यूट करेंगे मेन फंक्शन की, एकदम एकदम अच्छे तरीके से एक एक लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। मेन फंक्शन प्रोग्राम कहाँ से रन होता है हमेशा, मेन फंक्शन से, राइट। तो अब यहाँ पे आए, प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हुआ, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। यहाँ पे मेमोरीज में ऑब्जेक्ट्स के लिए, वेरिएबल्स के लिए मेमोरी रिजर्व हो गई। मैंने बताया जैसे आपको, जब भी हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, मेमोरी ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड करते हैं, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए क्लास में जो जो वेरिएबल थे उन सब के लिए मेमोरी रिजर्व हो जाती है। क्यों क्यों बोल रहा हूँ मैं, आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम दिस थियरी। यहाँ पे लिखा है an object of the class is created, यहाँ पे खास करके इसके लिए बोला है बस, इनिशियलाइज टू जीरो, इसको इनिशियलाइज टू जीरो जिस वेरिएबल को हम स्टैटिक बनाते हैं, ठीक है। और एक लाइन और बोला है, नो अदर इनिशियलाइजेशन इज परमिटेड, नो अदर इनिशियलाइजेशन इज परमिटेड, ठीक है, उस पर आते हैं बाद में। नो अदर इनिशियलाइजेशन परमिटेड का मतलब ये होता है कि भाई इसके अंदर मैं अलग से कोई और वैल्यू इधर ही पर मैं 10 नहीं डाल सकता, इसी को बोला है नो इनिशियलाइजेशन इज परमिटेड। मैं इसके लिए यही वजह है कि मुझे बाहर इनिशियलाइज करना पड़ रहा है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब यहाँ पे पुराना आउटपुट क्लियर किए, S1 डॉट गेट किए, गेट फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल इसको बोलेंगे हम लोग, इसका एक दूसरा टेक्निकल नाम है इन्वोक, जो कि जावा में हम पढ़ेंगे, इन्वोक। तो ये फंक्शन सीधा जाएगा किसके पास, इसके पास, ये जाएगा इसके पास। मैं फॉर द टाइम बिंग आई एम नॉट टेकिंग अप एनीथिंग अबाउट S2 ऑब्जेक्ट, क्योंकि और स्क्रीन साइज हमारे पास इतनी बड़ी नहीं है। तो यहाँ पे जाएंगे, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन लिख कर आएगी और इससे पता चलेगा कि वी आर इनसाइड गेट फंक्शन। फिर ये लाइन लिख कर आएगी, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, फिर यहाँ पे हमने सीन के थ्रू प्रिंसिपल अमाउंट लिख दिया 25,000, ठीक है। फिर ये लाइन आएगी, लिख कर आएगा एंटर द ड्यूरेशन, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा तो फिर यहाँ पे लिखकर ड्यूरेशन समझो हमने डाला 5 ईयर्स, और फिर ये लाइन बताएगा कि भाई गेट फंक्शन खत्म हो गया है, फिर यहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। ये खत्म हो गया, मैं जहाँ पे आया, जहाँ से आया था सब वापस रिटर्न, वहाँ पे वापस मेरा फंक्शन वापस इधर पे पहुँच जाएगा। अब इसके नीचे ये लाइन आ रही है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ इसको फिलहाल के लिए। तो ये लाइन लिख कर रहेगा द सिंपल इंटरेस्ट इज एट द 10%, एट द रेट 10%, बराबर 10% में लिख कर आ रहा है, ठीक है। अब ये लाइन के बाद, ये तो बस सी आउट लाइन है ना, तो जस्ट डिस्प्ले करेगा। अब फिर ये लाइन लिख कर आएगी, अब ये जो लाइन जब लिख कर आएगी, आउटपुट फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल, फिर से फंक्शन कॉल, अब फिर यहाँ से सीधा हम लोग जाएंगे इधर, आ जाएंगे, सीधा जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये लाइन कॉल होगी, फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे, जब यहाँ आएंगे तो द प्रिंसिपल इज लिख कर आएगा, और प्रिंसिपल में क्या अमाउंट है, 25,000 रुपीज़, है ना, रुपीज़ यहाँ से आया, इन्वर्टेड कॉमा में गौर से देखो, स्लैश एन से हम लोग अगली लाइन में जाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर एक लाइन छोड़ के फिर लिख कर आएगा ड्यूरेशन इज, फिर ड्यूरेशन में लिख कर आएगा 5 ईयर्स, ईयर्स के लिए ये YRS यहाँ से आ रहा है, स्लैश एन एक लाइन फिर से छोड़ेंगे, फिर ये लाइन में आएंगे हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अब आपके लिए वैल्यू 0 नहीं आएगी, अब वैल्यू आएगी यहाँ से जो आपने वैल्यू को दिया है 10, और ये परसेंट का सिंबल परसेंट का क्यों आ रहा है, बिकॉज इट इज देयर इन इन्वर्टेड कॉमा, फिर एक लाइन छोड़ देंगे। अब आते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड लाइन में, इधर क्या लिखा है, द सिंपल इंटरेस्ट इज, ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम ऐसा लिख कर आएगा। अब यहाँ पे लिख कर आएगा तुम्हारा 25,000, यहाँ पे लिख कर आएगा 10,
यहाँ पे लिख कर आएगा 5, और ये सब क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। मैं क्या कर दिया, आई हैव अप्लाइड फॉर्मूला बिटवीन दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर वो PNR का फॉर्मूला लगा दिए, PNR का फॉर्मूला लगा दिए। एक्चुअली यहाँ पे PRN हो रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा दिए, डिवाइड बाय 100 भी हो रहा है, और इसी पर ही यही पोजीशन पे मेरे को आंसर आ जा रहा है, यही पोजीशन पे मुझे आंसर आ जा रहा है 125,000, जो क्या मेरा रेट सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, मतलब 25,000 पे 1,25,000 रुपये ऐसा कुछ बन के आएगा, 1,25,000 शायद कुछ बनता है, जो भी आएगा देख लेंगे। सी आउट करेंगे, फिर ये लाइन, हाँ ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, एंड ऑफ द पुट फंक्शन बताएगा। फिर जहाँ से आए थे फंक्शन खत्म हो गया, यहाँ से शुरू हुआ था फंक्शन, यहाँ पे खत्म हो गया, अब जहाँ से आए थे वापस रिटर्न वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब उसके बाद की लाइन गेट ch फंक्शन यहाँ पे क्लोज, खत्म, ठीक है। अब आउटपुट स्क्रीन में आपको आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट स्क्रीन में आउटपुट आ जाएगा। बहुत छोटा 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 बारीक बारीक दिख रहा है, थोड़ा उसको बड़ा देखते हैं यहाँ पे ऐसा। तो जब गेट फंक्शन कॉल हुआ था, S1 डॉट गेट फंक्शन जब कॉल हुआ था, तो आप सीधा यहाँ पे पहुँचे, वो गेट वाली लाइन थी, फिर आपकी ये लाइन थी एंटर द प्रिंसिपल, आपने 25 एक अच्छा 2,25,50,000 है, फिर आपने ये लाइन डाला था, फिर आपने ये लाइन वहाँ पे लिख कर आया था, आप एंटर 5 किए थे, फिर ये लाइन आपको डॉट 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 वाली थी जो खत्म हो रही बता रहा था। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन इतना, मेरा बस गेट फंक्शन था। अगर पीछे जाते हैं एक बार वापस, तो देखो मेरा गेट फंक्शन इस डॉट 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 में खत्म हो रहा था। फंक्शन जब रिटर्न आ रहा था तो वो फंक्शन खत्म हो जाने के बाद ये एक लाइन मेरे को इधर पे आ रही थी, ये लाइन मेरे को यहाँ पे लिख कर आ रही थी, है ना। जब ये लाइन लिख कर आती है तो फिर देखो यहाँ पे वो लाइन दिख रही है उधर पे, बस इसका काम तो बस डिस्प्ले करना है, सी आउट वाला लाइन। उसके बाद पुट फंक्शन कॉल हो रहा था, S1 डॉट पुट, ठीक है। टाइम अप हो जाएगा, मेरे को बताना, पुट हो गया, और फिर यहाँ पे आप पहुँच गए, फिर यहाँ पे ये सारी लाइन मेरा वही है जो मेरे को वहाँ पे मिला था। अब एक एक लाइन देखते हैं। द प्रिंसिपल इज 2,50,000, ड्यूरेशन इज 5 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो 2.5 लाख रुपए के लिए, 2.5 लाख रुपए के लिए 5 साल का अगर आप 10% से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, तो फिर वो जो फॉर्मूला था ना, वो फॉर्मूला सिर्फ इतने टुकड़े में था, ये जो आपको P इंटू R इंटू N डिवाइड बाय 100 की लाइन, फिर आपको कैलकुलेशन करके आंसर आ गया, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर डेवलपमेंट ऑफ आवर सॉफ्टवेयर। तो फाइनली हमने, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं बोल सकते इसको, पीस ऑफ कोड है एक्चुअली। ये जो पीस ऑफ कोड हमने जो बनाया है, इसका काम क्या है, इसका काम है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम, थोड़ा काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है, ओके। सो आप सभी लोग इसको क्या करेंगे, ये प्रोग्राम आता है क्वेश्चन में, अगर नॉर्मल थ्योरेटिकल पेपर रहता ना तो हमेशा हर साल ही प्रोग्राम आता था, बट ऑनलाइन अगर रहा पता नहीं क्या होगा। देखो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो तो ऐसा प्रिपेयर करो, या प्रिपेयरिंग फॉर थ्योरेटिकल एग्जाम में कंसेप्ट बेस्ड समझो, MCQ बेस्ड मत, MCQ बेस्ड भी, कंसेप्ट बेस्ड समझोगे तो थ्योरेटिकल भी हो जाता है, MCQ बेस्ड भी हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तो वो शॉर्टकट रहता है। कंसेप्ट बेस्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करोगे तो आपको कंसेप्ट याद होने चाहिए, है ना, कंसेप्ट याद होने चाहिए, अंदर क्या हो रहा है, प्रोग्राम में कैसा हो रहा है, ठीक है। तो एवरीबडी, किसी को यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, दे कैन कम अप ओवर द माइक एंड आस्क मी। एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम? जो लोग लेट ज्वाइन किए वो एनरोलमेंट नंबर टाइप करो, और जो लोग और गूगल फॉर्म पे फिल कर दो। पीपल हु हैव ज्वाइन लेट, राइट द एनरोलमेंट नंबर।
तो वापस से दो दो बार मत करना, एक ही बार करना। जो लोग लेट आए बस उन्हीं को बोल रहा हूँ, नाम नंबर टाइप करना। और गूगल फॉर्म का जो लिंक है उसको भी फिल करो जो आसिल ने दिया है। हाँ, तो मुझे क्वेश्चन किसी को है उप से रिलेटेड, किसी को भी कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब तक हम लोग सेकेंड चैप्टर के एक्चुअली देखा जाए तो वी आर इनसाइड सेकेंड चैप्टर। एक मिनट। किसी को कोई क्वेश्चन है तो चैट पे लिखे, या अदरवाइज मेरे को माइक में क्वेश्चन पूछ सकते हैं एवरीबॉडी। मैं एकदम फ्रैंकली बात करता हूँ आप लोग से, इसलिए तो शुड नॉट हैविंग एनी बैकग्राउंड में दिमाग के अंदर कहीं कुछ भी कचरा भराना हो मेरे खिलाफ, मेरे अगेंस्ट। बिंदास आप मेरे से सवाल पूछें और अपना डाउट क्लियर करके लो। मैं चाहता हूँ कि एवरीबॉडी हियर इन दिस क्लास शुड बी अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन फ्यूचर। ठीक है। ओके, ये चैप्टर 2 स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है तो लेक्चर के बाद पूछो, दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट होगा। यू कैन कॉल मी आफ्टर द लेक्चर। उप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। सर 10 ऑब्जेक्ट और 10 लोगों का आउटपुट आएगा। यस ऑब्वियस 10 ऑब्जेक्ट लेंगे हम, 10 लोगों का आउटपुट आएगा। मगर यहाँ 10 हमने यहाँ पे स्टैटिक जो वेरिएबल है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमने शेयर कर दिया है, तो फिर वो 10 ऑब्जेक्ट के साथ वो शेयर होगा। ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर स्टैटिक मेमोरी और ग्लोबल मेमोरी में क्या एग्जैक्टली फर्क है? सेम थिंग, बोथ आर सेम। स्टैटिक एंड ग्लोबल आर सेम। ओके। ग्लोबल हमने वो वर्ड एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन आपको इसलिए हो रहा होगा, मैं समझ गया आपने सवाल क्यों पूछा। हमने ये चीज़ सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा था, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, याद आ रहा है? ग्लोबल वेरिएबल, यस लोकल सर। वेरिएबल, हाँ। वो हम लोग सेम थिंग आप डीएसयू में जब सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करोगे तब आप वही कंसेप्ट यूज़ करोगे। सी प्लस प्लस में हम लोग स्टैटिक को यूज़ करते हैं, ग्लोबल कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए स्टैटिक यूज़ करते हैं। और यहाँ पे भी हम बिना स्टैटिक रखे भी ग्लोबल यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क इतना हो जाएगा, स्टैटिक अगर आपने कुछ वेरिएबल को कर दिया तो वो वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन मेमोरी शेयर करेगा। अगर कोई वेरिएबल को आपने ग्लोबल रख दिया तो मेमोरी कॉमन रहेगी मगर शेयरिंग ज़रूर होगा। और जब शेयरिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली मेमोरी डबल टिबल चौबल हो जाएगी। एनी अदर क्वेश्चन? स्टूडेंट पूछ बोल रहे थे कि सर माइक में क्वेश्चन पूछने नहीं देते हैं। मैं पूछ बोल रहा हूँ फिर भी कोई जवाब कोई आ रहा नहीं है सामने। तो माइक मोबाइल चालू करके भाग गए क्या? है तो टाइप करो आए। कितने लोग है इधर पे, तो आए टाइप करो। मालूम पड़ा फिर मोबाइल चालू करके भाग गए। नॉर्मली ऑनलाइन लेक्चर में मैंने एक एक्सपीरियंस किया है स्टूडेंट की तरफ से। एक स्टूडेंट साइड का भी पता होना चाहिए ना हम लोग। घर पे बैठे हैं, किसी का बड़ा घर है, किसी का छोटा घर है, किसी के घर में सारे फैमिली मेम्बर भी एक ही जगह पे हैं, टीवी चालू है, पीछे से अम्मी ये चिल्ला रहे, अप्पा वो चिल्ला रहे हैं ना, भाई छोटे भाई बहन चिल्ला रहे हैं, लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस होता है। और प्लस मोबाइल की किसी स्क्रीन में देख रहे हैं तो और प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो इसलिए थोड़ा कंसंट्रेशन अच्छा रखो। और कभी सबसे ज़्यादा मैंने एक स्टूडेंट में देखा है कि भाई लेक्चर सुनते सुनते सो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर पूछता रहता हूँ बार बार, ताकि देखने के लिए भाई अलाइव तो है कि नहीं, प्रेजेंट है फिजिकली मेंटली। ओके, नोबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन। असिल का क्वेश्चन है सर ऑफलाइन कब से चालू होगा? अल्लाह वालम, अल्लाह ही को पता है वो।
ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन, नहीं स्टैटिक मेंबर फंक्शन का कंसेप्ट बाकी है, स्टैटिक डेटा मेंबर तक पड़ा है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग का एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा इंशाल्लाह आगे से। ठीक है, तो रिवीजन में पूरा फर्स्ट चैप्टर से वापस कराता हूँ, तो आप लोग को और थोड़ा ब्रशअप हो जाए टेक्निकल चीज़ें। और कब होगा कैसे होगा वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, anybody still having any question? I am still there, otherwise you can